बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MFA। इस सब्जेक्ट की आज हम ओरिएंटेशन करेंगे। हम देखेंगे कि इस सब्जेक्ट के सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, इस सब्जेक्ट में क्या चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है, मैं क्या पढ़ाऊँगा, आतिफ हाफिज़ साहब क्या पढ़ाएंगे, और आपने ये जो कोर्स करना है इसके अंदर आपको बहुत सारी गाइडलाइंस और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कोर्स स्केड्यूल डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, इस तरह की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। कोशिश करेंगे शॉर्ट वीडियो रखें और इसमें आपको सिर्फ काम की बातें जो रेलिवेंट है वो बताई जाएँ। मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस आपका कैफ 6 का पेपर है। इस पेपर के अंदर आपको मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस और मल्टी डायमेंशनल एक्सपर्टीज़ जो है वो बताई जाती हैं। अगर आप मैनेजमेंट या मैनेजेरियल अकाउंटिंग रिजीम की बात करें, यानी कि अगर आपको अंदाज़ा है थोड़ा सा कि कैफ़ का स्ट्रक्चर क्या है, तो मैंने बताया था आपको जब शायद आपने कैफ़ ज्वाइन किया था तो उस वक्त ये बात हुई थी कि दो मेन स्ट्रीम्स हैं जिनके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिजीम जिसमें 5 पेपर्स हैं, PRC 4 था, FAR 1 था, FAR 2 और उसके बाद CFAP 1 का पेपर और MSA का पेपर। सिमिलरली इतना ही फोकस और इतनी ही इंटेंसिटी के साथ आपको मैनेजेरियल अकाउंटिंग रिजीम पढ़ाई जाती है। और इस मैनेजेरियल अकाउंटिंग रिजीम के अंदर करंटली 5 पेपर्स हैं। QM का पेपर है सबसे पहले जो आप लोगों ने PRC 2 में पढ़ा था। CMA का पेपर है ग्रुप A के अंदर इस वक्त मौजूद है। MFA का पेपर है जो ग्रुप B में मौजूद है। इसके बाद BFD का पेपर है CFAP 4 और देन MSA का एक पेपर है मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट पेपर नंबर 2। तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये भी बिल्कुल उसी तरह से एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिजीम है और इसकी भी उतनी ही वैल्यू है जितनी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वैल्यू है। आल्दो के फ़र्क होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग जो है बेसिकली वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए ज़्यादातर बना हुआ है, यानी कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में इन्वेस्टर्स आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, गवर्नमेंट आती है, लेंडर्स आते हैं, ये चीज़ें आती हैं, ये लोग आते हैं जिनको हम लोग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट करते हैं। जबकि मैनेजेरियल अकाउंटिंग रिजीम आपने CMA के अंदर भी पढ़ा होगा, QM के अंदर भी आपको अंदाज़ा होगा, ये कि बेसिकली बिजनेस की इंटरनल परफॉर्मेंस एवेल्यूएशंस और बिजनेस की इंटरनल मैनेजमेंट जो होती है, जो कि फाइनेंस से रिलेट कर रही होती है, उसमें ये फॉल करता है, ये मैनेजेरियल अकाउंटिंग रिजीम के अंदर फॉल करते हैं। अच्छा, अब नई स्कीम की क्योंकि आमद है, इस वक्त हम लोग ऑटम 2025 की ओरिएंटेशन देख रहे हैं। ऑटम 2025 की अटैम्प्ट पुरानी स्कीम के हिसाब से होगी, ये कंफर्म हो चुका है। इसका मतलब है कि आपने MFA का पेपर देना है। जब नई स्कीम आएगी तो ये मैनेजेरियल अकाउंटिंग रिजीम तकरीबन इसी तरह से रहेगी, थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा। यहाँ पे MSA 2 का पेपर ख़त्म हो जाएगा, इसकी जगह पे इसके कॉन्सेप्ट्स को ये डाल रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी इन अकाउंटेंट का एक पेपर होगा जो कि CFAP लेवल के अंदर ही होगा। तो CFAP लेवल के अंदर आपके 2 पेपर्स हो जाएंगे, BFD और सस्टेनेबिलिटी इन अकाउंटेंट, जो कि आप समझ लें कि MFA के पेपर का सेकंड वर्जन है। बाकी ये तकरीबन इसी तरह से रहेगा नई स्कीम के अंदर। समझने की क्या ज़रूरत है वो ये कि MFA के अंदर आप तकरीबन मिड ऑफ द रजीम आ गए हैं, आपने इस रजीम के 2 बेसिक पेपर्स पढ़ लिए हैं, तो अब चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी आपके लिए चैलेंजिंग होने वाली हैं। ठीक है, जैसे किसी भी गेम के अंदर ही होता है कि जब आप पहली स्टेज खेलते हैं तो वो आसान होती है, फिर दूसरी स्टेज उससे थोड़ी सी मुश्किल होती है, तीसरी स्टेज उससे मुश्किल होती है, फिर एंड पे बॉस फाइट आती है। बॉस फाइट जिसको आप लोग आम उर्फ आम में जिन कहते हैं कि जी जिन आ गया, जिन आ गया। वो जो जिन होता है बेसिकली वो बॉस फाइट होती है, तो उसमें बड़ा करेक्टर होता है जिसके साथ आपने लड़ना होता है। तो वो आगे आ रहे हैं। अभी एक मॉडरेट लेवल का जो है ना ये पेपर है जो आप लोगों के पास इसमें मौजूद है। पेपर का एम यहाँ पे समझना ज़रूरी है, बिकॉज जब आप ग्रुप 2 में आ जाते हैं ना तो आप समझ लीजिए कि ग्रुप 1 से 1 स्टेप अहेड हो जाते हैं। इसलिए आपको ग्रुप A जो है उसका माइंडसेट बदलना होगा, उससे अगले स्टेप की तरफ जाना होगा। तो यहाँ पे इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम लोग समझें कि ICAP का प्रोफिशिएंसी लेवल और टेस्टिंग लेवल को एक्सप्लेन करने का तरीकाकार क्या है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है जिसमें ICAP ये एक्सप्लेन करता है कि बच्चों से क्या एक्सपेक्टेड है एक टॉपिक के अंदर और वो किस तरह से उसकी टेस्टिंग लेगा। इसके लिए कुछ जनरल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बनाए हुए उन्होंने। प्रोफिशिएंसी लेवल कहते हैं कि जब आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपने उसमें कितने लेवल तक की एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है। प्रोफिशिएंसी लेवल P1 जो कि बेसिकली आपको QM वगैरह के अंदर या कॉस्ट के अंदर नज़र आता था मेजॉरिटी, वो होता था बेसिक सिंपल एडजस्टमेंट्स, यानी कि आपने डिफाइन करना है, आपने एक्सप्लेन करना है, आपने समराइज करना है, आप सॉल्व करके दिखाएंगे, आप इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट के ये कॉन्सेप्ट है, ये इसका फार्मूला है, ये इसकी कैलकुलेशन है, ये इसमें वेरिएशंस हैं, बस दैट्स इट।
जब आप स्टेप 2 की तरफ जाते हैं तो आप इंटरमीडिएट लेवल P2 लेवल की एडजस्टमेंट्स हासिल करते हैं, P2 लेवल की प्रोफिशिएंसी हासिल करते हैं, जो कि बेसिकली MFA के पेपर के अंदर हम लोग मोस्टली P2 लेवल की जो कैलकुलेशंस हैं या P2 लेवल की चीज़ें करते हैं। यानी कि आप एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं गिवन सिनेरियो के अंदर, आप एनालाइज करते हैं, आप समराइज करके आप डिसीजन मेकिंग देते हैं, आप प्रेजेंट करते हैं किसी कॉन्सेप्ट को किसी एक तरीके से। यानी कि यहाँ पे आपको बेसिकली थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें आने वाली हैं, इसीलिए इसको मैं भी और कुछ और लोग भी ये कहते हैं कि ये आपका केस स्टडी टाइप के पेपर्स हैं, जिसमें आपको केस स्टडीज़ मिलेंगी। जैसे कि हम लोगों ने बिजनेस लॉ के अंदर पढ़ा, आपको कुछ केस स्टडी मिलती थी तो थोड़े से आप परेशान होते थे कि यार इसको कैसे रिजॉल्व करना है, तो यहाँ पे वो चीज़ें ज़्यादा आ जाएंगी और आपको तकरीबन हर सवाल के अंदर एक सोल्यूशन या एक डिसीजन, एक सजेशन देनी होगी ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशंस जो कि आप परफॉर्म करेंगे। तो MFA के पेपर का मोस्टली जो आप समझ लीजिए कि एम है वो P2 लेवल की प्रोफिशिएंसी है। अगेन ये आपका टेस्टिंग लेवल है, यहाँ पे भी ये प्रोफिशिएंसी का वर्ड लिखा हुआ है, ये प्रोफिशिएंसी नहीं है, ये टेस्टिंग लेवल है, आप इसको चेंज कर लें। T1, T2 और T3 ये 3 लेवल्स हैं जिनके अंदर बेसिकली मार्क्स का जिनसे ताल्लुक है कि आपको कितने मार्क्स जो है ना वो उस टॉपिक के अंदर आ सकते हैं। तो MFA के पेपर में मोस्टली आप इंटरमीडिएट लेवल की एडजस्टमेंट्स करेंगे, आपको केस स्टडीज़ मिलेंगी, आपको सिनेरियोज मिलेंगे। इसमें थ्योरेटिकल या सीधा सीधा एनालिस्ट करना, इनलाइन करना, डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना नहीं आता होता। आपको मैनेजेरियल पोर्शन की भी और फाइनेंशियल पोर्शंस की भी, इन दोनों की केस स्टडीज़ आती हैं। तो थोड़ा सा ये आप समझ लीजिए कि टेक्निकल पेपर होता है। सिलेबस एरियाज़ की बात करें तो इस सिलेबस को 3 एरियाज़ में डिफाइन किया गया है। मैनेजेरियल एनालिसिस, बेसिकली ये आपका थ्योरेटिकल एरिया भी हम इसे कहते हैं। इसकी जो सिलेबस वेटेज जो ICAP ने एक्सप्लेन किया वो 30-40 है, 30 से 40, और इसके अंदर 9 चैप्टर्स हैं। बेसिकली छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इसके अंदर, 9 से मुराद बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, क्योंकि टोटल 16 में से 9 देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तकरीबन आपका ये 50% से ज़्यादा इसकी वेटेज है। इसकी वेटेज जो है वो 30-40 है, और अगर आप ICAP के रिसेंट 7 अटैम्प्ट्स के रिजल्ट्स देखें तो इसमें तकरीबन 37 मार्क्स ऑन एवरेज इस एरिया में से आते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट का एरिया है, 30-40 इसकी वेटेज है। 4 चैप्टर्स हैं, 10 से 13, और ICAP के अंदर 2 से 3 क्वेश्चंस इस एरिया में से आते हैं। ये आपका फाइनेंशियल का एरिया है। इसके अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं, इसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फला जो चीज़ें भी शामिल हैं वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपने उनको पढ़ा ही नहीं है। जब आप पढ़ेंगे तो बड़ी डिटेल से इनको पढ़ेंगे। बजटिंग का एरिया है, बजटिंग के एरिया में भी आप समझ लीजिए कि देखें 25 से 35 मार्क्स का है, लेकिन ऑन एवरेज इसमें से 34 मार्क्स का पेपर। अच्छा, ये थोड़ी सी ओवर स्टेटेड फिगर है। इसके अंदर कुछ ऐसे एरियाज़ भी शामिल हैं जो कि ख़त्म हो चुके हैं। ये 34 नहीं, आप ये समझें कि ये भी 28 इस टाइप का है, क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो आपके सिलेबस से ख़त्म हो गए हैं, लेकिन क्योंकि मैंने वो मैथमेटिकल एवरेज कैलकुलेट किया तो इसलिए वो 34 इसके अंदर आ रहा है। बताने का मकसद क्या है, 3 एरियाज़ में सेक्शन को डिफ़ाइन किया गया है, और तीनों एरियाज़ में रीज़नेबल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स हैं। कोई सिलेक्टेड स्टडी इसमें आप नहीं करेंगे, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल पोर्शन के अंदर आपको पूरी की पूरी चीज़ें करनी होंगी। मैनेजेरियल एनालिसिस का एरिया है, सर आतिफ आब्दी साहब आपको पढ़ाएंगे, और यहीं से हम स्टार्ट भी करेंगे। और क्योंकि शुरू में ही होता है कि बच्चे थोड़ा सा टाइम ले रहे होते हैं स्टार्ट होने में, और फिर बच्चे आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो इसलिए फिर हमने इजी गोइंग एरियाज़ पहले रखे हैं। और मज़े की बात यह है कि जब मैं स्केड्यूल बताऊंगा तो आप देखिएगा कि इजी गोइंग एरियाज़ को एंड पे हम दोबारा एक दफ़ा फिर से क्विकली रिपीट भी करेंगे। और फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट जब तक आप शुरू करेंगे उस वक्त तक आप लोग सीरियस हो चुके होंगे, आप लोगों का एक पैटर्न बन चुका होगा, आप एक डिसिप्लिन में आ चुके होंगे, इसलिए स्केड्यूल बना चुके होंगे आप लोग। तो इसलिए फिर ये इंशाल्लाह ये चीज़ें जब आप बिल्कुल सीरियस हो जाएंगे उस वक्त करेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट और बजटिंग। यहाँ से हमारा टेक अवे क्या है इस स्लाइड से, वो ये है कि आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि दिस इज़ योर सिलेबस, और ये आपने पूरा ही करना है। इसमें कोई आपको सेलेक्टिव स्टडी करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी सब्जेक्ट्स में किसी भी एरिया से हर जो चैप्टर है उसमें से आपका क्वेश्चन आ सकता है। पेपर डिवीज़न की बात करें कि ICAP ने सो फार इसको किस तरह से पूछा है, तो आपको पहली चीज़ तो ये यहाँ से देखनी है कि तकरीबन आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना वो MCQ बेस्ड होता है। MCQ बेस्ड से मुराद ये है कि उसमें 15 MCQs होते हैं। नॉर्मली ये लिखे हुए हैं तकरीबन 15, इस अटैम्प्ट में 12 MCQs थे, इसमें 13 थे, 13 और 12, तो ये नहीं कि 12 से लेकर 15 के दरमियान में MCQs आते हैं। रिसेंटली अब 15 MCQs आना शुरू हो गए। ये MCQs मोस्टली थ्योरेटिकल होते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल नेचर के भी हो सकते हैं। इसके अंदर MCQs छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं।
और ये 15 नंबर के लिए होते हैं। हमेशा ये 15 नंबर के MCQs आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होता है, आपका पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है। पहला क्वेश्चन MCQ बेस्ड होता है, इसके बाद 3 या 4 क्वेश्चंस होते हैं, बल्कि पास में तो 5 भी आते रहे हैं, लेकिन अब ऑन एवरेज 3 या 4 क्वेश्चंस होते हैं जो मैनेजेरियल केस स्टडीज़ होती हैं, यानी कि जिसमें मैनेजेरियल एरिया में से जो आप लोगों ने पढ़ना है उसके सवाल होते हैं छोटे छोटे। देन आपका सेक्शन B होता है और उसके अंदर 4 नॉर्मली और एक दफ़ा 5 क्वेश्चंस भी आए थे, तो 4 क्वेश्चंस आते हैं जिनका तकरीबन 50, 53, 49, 49 इस तरह से मार्क्स होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि टोटल आपके 9 क्वेश्चंस होते हैं, 9 में से एक MCQ का सवाल हो गया, उसमें मैनेजेरियल और फाइनेंशियल मिक्स आते हैं। फिर रह गए 8 सवाल, 8 में से आपके 3 क्वेश्चन जो होते हैं, 3 या 4 क्वेश्चंस वो आपके मैनेजेरियल के होते हैं, 3-4 क्वेश्चंस आपके फाइनेंशियल के होते हैं, लेकिन इनमें फाइनेंशियल की वेटेज थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर हम मैनेजेरियल और फाइनेंशियल को अलग अलग करें तो स्प्रिंग 2025 अभी जो बिल्कुल रीसेंट अटैम्प्ट गुजरी है, इसमें मैनेजेरियल के MCQs थे 15 मार्क्स के, और ये इसके सामने लिखा होना चाहिए था। मैनेजेरियल के क्वेश्चंस आप समझ लीजिए कि 36 मार्क्स के थे, 38 मार्क्स के, और बाकी आपका 62 मार्क्स का पेपर जो है वो फाइनेंशियल से आया था। यानी कि यही डिवीजन है, तकरीबन आप समझ लीजिए कि 35% वेटेज है मैनेजेरियल एरिया की और 65% वेटेज जो है वो आपकी फाइनेंशियल के एरिया की है। इसी तरह से हम टाइम भी इसके ऊपर उतना ही स्पेंड करेंगे इसी प्रोपोर्शन से। जब आपको पेपर आएगा तो आपने किस तरीके से करना है, इसके लिए यहीं पे हम बात कर लेते हैं। सजेस्टेड डिवीजन ऑफ टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम्स, मेरी भी और आतिफ साहब की भी मुश्तरका राय ये है कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो पहले 15 मिनट जो रीडिंग टाइम होता है इसमें आपने MCQs करने होते हैं। मोस्टली MCQs थ्योरेटिकल नेचर के होते हैं, आप पढ़ लें, समझ लें, ज़हन नशीन कर लें। क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपने टिक नहीं लगा देना कि अच्छा हाँ ये ठीक है ये गलत है, उससे एग्जामिनर नाराज़ होता है। जो आपका उस वक्त वहाँ पे पेपर ले रहा होता है जो बंदा, वो नाराज़ होता है, वो कहता है भाई ये आप नकल करानी है किसी को, क्या कर रहे हैं। देन पहले घंटे में आपने मैनेजेरियल पोर्शन के सवाल करने हैं, जितने हो जाएं उतने। जब आपका पहला घंटा कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद आपने अगले 2 घंटों में फाइनेंस पोर्शन करना है, और एंड पे अगर कुछ 10-15 मिनट कुछ रह गए हैं तो मैनेजेरियल एरिया के जितने क्वेश्चंस हैं वो आप अगर कोई रह गए हैं तो उनको कर सकते हैं। तो ये आपकी पेपर की सजेस्टेड टाइम डिवीजन हो गई। अब ज़रा बात करते हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर अगर बात कर ली जाए तो ये आप लोगों के पास देखें तकरीबन हर चैप्टर में से एग्जामिनर सवाल पूछता है। देखें इस चैप्टर से सवाल पूछा, इससे भी पूछा, इससे भी, यानी कि कोई चैप्टर कोई एरिया शाज़ो नाज़र ही है जो छोड़ देता है। ये नीचे वाला जो एरिया है ना, डिलीटेड टॉपिक्स का एरिया है, यानी कि ये चैप्टर्स अब नहीं है, ये ख़त्म हो चुके हैं। तो अगर आपके चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक, ये 1 to 6 मैंने इकट्ठे कर दिए क्योंकि ये बेसिकली एक ही चैप्टर था, लेकिन शायद ICAP ने अलग अलग लोगों से काम करवाया तो हर बंदे का काम जो है वो इकट्ठा कर दिया। पेस्टल एक चैप्टर होता है और वो पेस्टल के अंदर P के ऊपर एक अलग से चैप्टर बना दिया, E के ऊपर अलग चैप्टर बना दिया, S के ऊपर अलग चैप्टर बना दिया, तो PESTEL इस तरह से 5-6 चैप्टर्स इन्होंने बना दिए हैं जिनको जोड़कर पेस्टल एनालिसिस कहते हैं। तो ये बेसिकली 6 चैप्टर्स हैं नंबर वाइज, लेकिन एक्चुअली ये एक ही चैप्टर है। इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो एक ही चैप्टर के हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। डिलीटेड टॉपिक्स की बात हम लोगों ने कर ली। बजटिंग के एरिया से देखें, अगर आप गौर से देखें तो जो फाइनेंशियल जो मैनेजेरियल का एरिया है इसके ऊपर आतिफ आबिद साहब जो है ना, ये आपको गाइडेंस देंगे। जब इस ओरिएंटेशन के बाद अगली एक इसमें छोटी सी ओरिएंटेशन अपलोडेड है जो कि आतिफ साहब की है, जिसमें वो अपने मैनेजेरियल के एरिया को समझा रहे हैं कि इस एरिया के अंदर क्या है, और पहले क्योंकि आपने वही पढ़ना है तो उसमें उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। लेकिन फाइनेंशियल का एरिया जो है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप गौर से देखें तो ये कुछ 2-3 एरियाज़ आपके पास ऐसे हैं जिसमें से लाजमी तौर पे सवाल आता है। बजटिंग के एरिया से सवाल आ रहे हैं 15-15 नंबर का, 16-15 का, 13-16 का। यहाँ पे उसने मिस किया है, लेकिन यहाँ पे फिर उसने जो है वो प्रोजेक्ट अप्रेजल से सवाल पूछा है। तो अभी रिसेंटली जो ICAP के ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं, बजटिंग, इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल, और ऊपर से आप समझ लीजिए कि कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, इसमें से बहुत रेगुलरली बड़े सवाल बनते हैं। तो एरियाज थोड़े हैं, एग्जामिनर के पास ऑप्शन ज़्यादा है, इसलिए वो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो इन एरियाज़ में से लाजमी तौर पे पूछता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आपके हॉट टॉपिक्स हैं जिनको आप लोगों ने करना है। सारे टॉपिक्स करेंगे इंशाल्लाह, ये बस आप ये चीज़ ज़हन नशीन कर लें। तो ICAP ने अपने पैटर्न को फॉलो किया है, जो इसका सिलेबस पैटर्न होता है, इसमें उसने कोई डंडी नहीं मारी। लेकिन अब देखते हैं कि हम लोगों ने कैसा परफॉर्म किया। इस पेपर का रिजल्ट हमेशा पहले या दूसरे नंबर पर रहता है, यानी कि ये बच्चा हमेशा पहली पोजीशन पे आता है या दूसरी पोजीशन पे आता है। मैं FAR 1 भी पढ़ाता हूँ, तो FAR 1 जो है वो भी पहली पोजीशन पे आता है, लेकिन नीचे से। ये जो पेपर है इसमें अक्सर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये टॉप
जो है वो हाईएस्ट परफॉर्मिंग पेपर होता है। अगर आप इन रिजल्ट्स की बात करें, आटम 2024 का रिजल्ट अभी तक आ चुका है, स्प्रिंग 25 की अटैम्प्ट तो अभी कुछ दिन पहले हुई है, तो उसका रिजल्ट तो अभी नहीं आया, लेकिन अगर आप देखें कि कंसिस्टेंटली ये टॉप पोजीशंस में आ रहा है, टॉप 3 पोजीशंस में आ रहा है, और जहाँ पे ये सेकंड या थर्ड पोजीशन पे भी है वहाँ पे भी फर्स्ट वाले से इसका कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था इसकी परसेंटेज वाइज। इसमें इस तरह से बच्चे पास हो रहे हैं 45%, 54%, 47%, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। एग्रीगेट अगर हम करें तो 47% इस पेपर का रिजल्ट आता है। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है और इसकी कुछ रीजंस है। वो रीजंस आपको मैं इसलिए बताऊंगा ताकि आपने ये चीज़ें अपने अंदर शामिल कर लेनी है। ये ना हो कि आप कहें कि अच्छा यार ये पेपर भी बहुत मुश्किल है, ये पेपर नहीं पास होता है। ये पेपर बच्चों का पास होता है और ए गुड मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट पास दिस पेपर। अगर आप सीरियसली पढ़ेंगे तो आपका ये पेपर इंशाल्लाह पास हो जाएगा। रीज़न ऑफ गुड रिजल्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्टर्ड स्टूडेंट्स होते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। मोस्टली ये आपके कैफ की स्टेज में आखिरी पेपर्स में से एक पेपर होता है। बच्चे पहले FAR1 CMA टैक्स वगैरह उठाते हैं, फिर बी लॉ सी लॉ FAR2 वगैरह उठाते हैं, फिर एंड पे ऑडिट और MFA रह जाते हैं। तो MFA में जो बच्चे पहुंचते हैं ये फिल्टर्ड स्टूडेंट्स होते हैं। ये वही बच्चे होते हैं जो मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे होते हैं। वो जो नॉन सीरियस बच्चे होते हैं जिनको खुद नहीं समझ आती कि ये मैं किधर आ गया CA में आके, उनको लगता है कि यार ये तो एकदम जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, ये बच्चे जो होते हैं ना ये फिल्टर आउट हो चुके होते हैं और सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे होते हैं। फिर उनमें इसकी पासिंग की परसेंटेज बेहतर है। एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स होते हैं, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, बच्चा ज़्यादा फोकस या ज़्यादा खुशी इसी बात पे होता है कि यार हाँ कैलकुलेशंस आ गई, फार्मूले आ गए, कैलकुलेटर से करेंगे, सॉल्व करेंगे तो सवाल हो जाएगा। और ये एरिया जो है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, इसमें ईजी एरियाज़ हैं। आप लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं QM के अंदर, CMA के अंदर, तो आपको प्रीवियस स्टडीज़ से भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कि गुड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट आल्सो फेल्स। ये पेपर फिर भी वो बच्चे फेल कर जाते हैं, तो फिर उसकी कुछ रीजंस हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एक्सपीडिशन आप स्टार्ट करने लगे हैं, जो जर्नी आप शुरू करने लगे हैं, उस जर्नी के अंदर आपको क्या मसाइल आएंगे, आपको उन मसाइल का सामना करना आना चाहिए। आपको पता हो कि क्या मसाइल नज़र आने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंट्री में ट्रैवल करने जा रहे हैं तो यू शुड नो कि उधर वेदर क्या है ताकि आप उस हिसाब से कपड़े ले जा सकें, उधर क्या मसाइल होंगे ताकि आप उस हिसाब से तैयार हो सकें, उधर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें, कितने पैसे चाहिए आप उस हिसाब से करेंसी कन्वर्ट करा सकें। तो एग्जैक्टली यही सारी चीज़ें अब हम भी डिस्कस करेंगे कि भाई जब आप MFA शुरू करने लगे हैं तो आपको किन किन चीज़ों की तैयारी करनी है, क्या क्या गलतियां लोग करते हैं, ताकि हम उनको ना करें और हम इसमें हमारा अंजाम भी वैसा ना हो जैसा कि उन बच्चों का हो गया है जो ये गलतियां करते हैं और फिर पेपर पास नहीं कर पाते। सबसे पहले इनकॉम्पिटेंट या फॉल्टी प्रेजेंटेशन। बच्चों की प्रेजेंटेशन इस एरिया के अंदर अच्छी नहीं होती है। ठीक है, हमने CMA पढ़ा, FAR1 पढ़ा, FAR2 पढ़ा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्टिल लैक ए बेटर प्रेजेंटेशन। अक्सर औकात एग्जामिनर के कमेंट्स में भी अगर देखा जाए तो वो यही कहता है कि बच्चों ने सवाल ठीक से सॉल्व ही नहीं किया। इसमें कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जिसमें ज़्यादा कॉलम्स बनाने पड़ते हैं और वो ICAP के पेपर के ऊपर प्रेजेंट कैसे करना है वो हमें समझ नहीं आ रही होती। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन भी लिखा हुआ है, मोर प्रैक्टिस। सिंपल है, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। अक्सर बात ऐसे होता है कि जो सोल्यूशंस होते हैं ना वो बहुत इजी होते हैं, बट वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देम। कि हम लोग कहते हैं नहीं नहीं यार ये पता नहीं कोई इसमें तो बहुत बड़ी गिड्डर चिंगी होगी, इसमें कोई ऐसी दवाई होगी जिसको हम खाएंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनके सोल्यूशंस दे आर एज एविडेंट एज द शाइनिंग सन। ठीक है, वो चढ़ते सूरज की तरह जो है वो नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। तो ये बहुत इजी सॉल्यूशंस होते हैं। लेंथी होता है जी पेपर, आपने देखा 9 क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरेटिकल एरिया भी आता है, फाइनेंशियल एरिया भी आता है, तो इस वजह से भी बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसका सोल्यूशन है टाइम रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिस। हम लोग अनफॉर्चुनेटली टेस्ट सेशन की तो प्रैक्टिस ही नहीं करते, टेस्ट तो हम देते ही नहीं ना, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये हमारा यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। जैसे हमारा कौमी खेल जो है वो क्या है, क्रिकेट है नहीं, हॉकी है। जैसे हमारी कौमी बीमारी नज़ला ज़ुकाम है, उसी तरह से हमारी कौमी प्रॉब्लम ये है कि हम टेस्ट नहीं देते हैं। फेलियर की सबसे बड़ी रीज़न ये है। तो ये जो टाइम रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिस होती है ये आप तभी कर सकते हैं जब आप टेस्ट देंगे, लेकिन हम टेस्ट तो देते नहीं है, तो ये प्रॉब्लम होती है जी। ये इसका कोई सोल्यूशन कोई और सोचना पड़ेगा। मैंने बड़ी कोशिश की है, बड़ी रिसर्च की है, अब तो GPT भी आ गया, उससे भी पूछा है कि यार कोई ऐसा सोल्यूशन बता दो कि बच्चों को कोई ऐसी दवाई मिल जाए, बच्चों को कोई ऐसी ड्रिप लग जाए, बच्चों को कोई ऐसी शुआएँ लगा दें हम कि उनका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो अभी तक तो नहीं है, आगे इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो ये इस तरह की चीज़ें जो है वो मूवीज़ में ही सिर्फ पॉसिबल हैं, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। अनएबल टू ग्रैस्प द डाटा ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन में डाटा ज़्यादा होता है क्योंकि अब आपने एक डिसीजन मेकिंग करनी है।
तो इसलिए आपको यू हैव टू डिसाइड कि भाई इसमें कहाँ डाटा पड़ा है। अक्सर डाटा जो है वो ऐसी नुकरों में पड़ा होता है सवाल के, जहाँ पे लगता है कि यार बस ये स्टोरी सुना रहा होता है। तो उसका भी सोल्यूशन क्या है? प्रैक्टिस, फोकस करना है आपने। फोकस करेंगे तो आप जो है ना वो इसमें इस पेपर को पास कर सकेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये एक छोटी सी टेक्निकल बात है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। नॉर्मली तो मैं जनरल बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये एक बड़ी स्पेसिफिक बात है। बच्चे अमाउंट्स जो लिखते हैं उसके साइन इनकरेक्ट लिख देते हैं। कुछ इनफ्लोज आउटफ्लोज के साइन गलत हो जाते हैं इनके। कुछ आप समझ लीजिए कि ऐसी अमाउंट्स जो कि आपने देनी है, आपने वो उनको ऊपर देखा, अच्छा उसकी नेचर क्रेडिट है, उसकी नेचर डेबिट है। और ये प्रॉब्लम आज से नहीं है, ये BRS से स्टार्ट होती है बच्चों की। अच्छा, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट किया तो ये चीज़ें ऐड करेंगे, डेबिट बैलेंस से स्टार्ट किया तो ये चीज़ें लेस करेंगे। अगर डेबिट बैलेंस से स्टार्ट किया तो जो चीज़ें लेस करनी है उनको ऐड कर देंगे। इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों के। तो उसके लिए फोकस और क्लैरिटी इज़ द सोल्यूशन। तो बड़े ध्यान से, बड़े फोकस से आप लोगों ने करना है। सिलेबस ज़्यादा नहीं है लेकिन पेपर लेंथी है। सिलेबस कम है, इजीली कवर हो सकता है। इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है और आपने फोकस करना है। तो जनाबे वाला, क्या क्या स्टडी मटेरियल आपको चाहिए? फाइनेंशियल पोर्शन के नोट्स मैं आपको दूंगा। अभी मेरे अवेलेबल भी हैं नोट्स, सारे मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, लेकिन उनको मैं रिफाइन भी कर रहा हूँ और उनको बेहतर कर रहा हूँ। ICAP की पिछली 7 अटैम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स और सोल्यूशंस आपके पास होने चाहिए और आप अपने नोट्स बनाएंगे। ये है फाइनेंशियल पोर्शन से मुतालिक। जो मैनेजेरियल पोर्शन है उसका आपको आतिफ साहब बताएंगे। आतिफ साहब की ओरिएंटेशन राइट आफ्टर दिस वीडियो अवेलेबल होगी। पढ़ना कैसे है? ये पेपर पैटर्न है, स्टडी पैटर्न है जी आपका। इधर इस साइड पे वीक्स लिखे हुए हैं और आगे वीक में आप लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं ये लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 17 मार्च से 22 मार्च की बात करें तो मॉड्यूल 1 स्टार्टर पैक एंड ओरिएंटेशन है, दैट इज़ इनफ। लेकिन अगर आप आगे पढ़ना चाहें तो यू कैन मूव फॉरवर्ड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप दूसरे वीक की बात करें 24 से 29 मार्च, मॉड्यूल 2 एक्सटर्नल एनालिसिस चैप्टर 7, ये मैनेजेरियल का एरिया है जो आतिफ साहब कराते हैं। तो इनकी वीडियोस मौजूद होंगी, आपने देखनी है। ईद की छुट्टियां भी इसमें आएंगी, पूरे हफ्ते की आपको छुट्टियां दे दी हैं ताकि आप लोग एंजॉय करें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका पढ़ने को दिल कर रहा हो तो फिर आप कोई नावल पढ़ना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करना। आपका पढ़ने को दिल कर रहा है तो फिर आपने अगले लेक्चर्स, अगले मॉड्यूल्स पढ़ना शुरू कर देने हैं। तो इधर आपके पास वीक्स लिखे हुए हैं, आगे आपके पास मॉड्यूल्स लिखे हुए हैं, जो मॉड्यूल्स आपने पढ़ने हैं। मूविंग फॉरवर्ड, दूसरी जो एक्टिविटी होती है, आपको पता है लाइव सेशंस होते हैं। लाइव सेशंस हमारे होंगे। मैनेजेरियल पोर्शन के लाइव सेशंस आतिफ साहब कराएंगे और फाइनेंशियल पोर्शन के लाइव सेशंस जो हैं वो जब फाइनेंशियल पोर्शन स्टार्ट होगा, जैसा कि 5 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से ये लाइव सेशंस मैं कराना शुरू कर दूंगा। तो ये ज़रा लाइट ग्रीन जो है ये आतिफ साहब का रंग है और डार्क ग्रीन जो है ये मेरे लाइव सेशंस का रंग है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप लोग लाइव सेशंस करते चले जाएंगे। तो आपने क्या करना है, हर वीक में टॉपिक जो उसके आगे लिखा हुआ है वो कवर करना है और उसके बाद उसका जो है वो चैप्टर का जो लाइव सेशन है वो अटेंड करना है। फिर अगली बात होगी इसके टेस्ट सेशंस। जो इसके टेस्ट सेशंस हैं ये इस तरह से आपके 12 टेस्ट होंगे। इनका स्केड्यूल दिया गया है, डेट्स नहीं बताई, इनकी डेट्स टू बी अनाउंस्ड हैं। जब इनकी डेट्स आएंगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताया जाएगा। आप ये टेस्ट देंगे, अपने घर में बैठ के पेपर के ऊपर सॉल्व करेंगे, उसकी तस्वीरें लेकर हमारे साथ शेयर करेंगे। हमारी टीम जो है वो उसको चेक करेगी। वन ऑफ द बेस्ट टीम डेट वी हैव फॉर टेस्ट सेशन। इस वक्त हमारे पास CA में हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं। तकरीबन 5-6 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड इनको हो गया है जो ये टेस्ट MFA के बनाते हैं और चेक करते हैं। और ही हैज़ हिमसेल्फ इज़ ए स्टूडेंट ऑफ CA आर्टिकल्स उन्होंने कर लिए हैं और इस वक्त जो है वो हमारे साथ एज ए टीचर भी इन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर जो है ना वो काम कर रहे हैं। CMA की टीचिंग करते हैं, BFD के ऊपर भी काम करते हैं। तो जनाब बड़ी आपको यहाँ पे भी कॉम्पिटेंट टीम मिलेगी। सर अली शाहिद हैं जो टेस्ट वगैरह को चेक करते हैं। तो आपने देखा होगा CMA QM इस तरह के सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। MFA के अंदर वो काफ़ी सारे ICAP के अंदर भी जो हमारी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं उसमें भी हमें हेल्प करते हैं। तो बड़ा कॉम्पिटेंट टीम है इसके अंदर। आप लोगों ने ये टेस्ट लाजमी तौर पर देने हैं। अच्छा जी, इसके अंदर फिर वही बात है कि नीचे एंड पे स्केड्यूल नहीं है दिखाने की गर्ज से मैंने उसको ज़रा जूम कर दिया है। लेकिन अगर आप इस स्केड्यूल को पूरा देखें जो कि आपके पास ओरिएंटेशन फोल्डर में मौजूद होगा तो उसके अंदर नीचे आपको नज़र आएगा कि यही वाली सारी चीज़ें जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने 10 मई तक करनी है, ये आगे 3 हफ्तों में आपको दोबारा रिवाइज कराई जाएंगी। यानी कि ये सिलेबस जो फाइनेंशियल पोर्शन है, ये एग्जाम आपका जो सिलेबस कंप्लीशन की डेडलाइन है उससे 3 हफ्ते पहले ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो टेस्ट सेशन आपने लाजमी तौर पे देने हैं, इसको कभी भी स्किप नहीं करना। आपने कभी सोचना नहीं है कि यार अच्छा अभी मेरी तैयारी नहीं है। आपने हमेशा टेस्ट देने हैं, चाहे आपकी ज़ीरो ही तैयारी क्यों ना हो। ठीक है, आपने हमेशा टेस्ट देने हैं।
टेस्ट कभी स्किप नहीं करने। ये नहीं सोचना कि यार अच्छा अगर 4 दिन और कर लेंगे तो बाद में टेस्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि वो आते हैं सर पहले मेरा टॉपिक तैयार नहीं था, मेरा टॉपिक तैयार है। तो अगर आप खुद डिले करेंगे तो आपके पेपर पास होने में भी डिले होगा। ठीक है जी। टेस्ट सेशन के बारे में हम लोगों ने बात की है। फॉर गाइडेंस ऑफ मैनेजेरियल और फाइनेंशियल पोर्शन के अंदर जो है वो, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, सर आतिफ आब्दी साहब मैनेजेरियल पोर्शन पढ़ा रहे होंगे, तो फाइनेंशियल पोर्शन से मतलब कोई गाइडेंस है, ये मेरा नंबर लिखा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द ओरिएंटेशन। इसमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी कि ये सब्जेक्ट क्या है। हम लोगों ने ये बात की है कि इसके अंदर टॉपिक्स किस तरह से डिवाइड हुए हैं, पेपर पैटर्न क्या होता है, इसमें क्या माइंडसेट आपको चाहिए और इसमें किस तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर दिस पेपर। इस पेपर को इस अटेम्प्ट में पास करें, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।